Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. So आज डिस्कस करते हैं अबाउट गुड गवर्नेंस, दैट इज गुड गवर्नेंस। मोस्टली हमारे चैप्टर 1 के टॉपिक हो चुके हैं, बस ये लास्ट टॉपिक बचा है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, विल्सोनियन विजन, एडमिनिस्ट्रेशन, evolution of discipline, new public administration, public choice approach, challenges of liberalization, privatization, globalization, good governance आज डिस्कस कर लेंगे। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी हमने कर लिया है। सो लास्ट टॉपिक है, मोस्टली 2 क्लासों में कवर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट गुड गवर्नेंस। सेकेंड वन, concept of governance and good governance. Third, characteristics of good governance. Fourth, impact of good governance. Fifth, weaknesses या क्रिटिसिज्म जैसे कह देते हैं। आज तो शायद इम्पैक्ट तक ही मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें जा पाए। रेलेवेंस, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। बस यही सब चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, वो भी चीज़ें कुछ हद तक डिस्कस हो जाएंगी। चलो देखते हैं बाकी क्या क्या डिस्कस करना है, कितनी चीज़ें हो जाएंगी। जितनी हो जाएंगी उतना ही बेहतर। तो सबसे पहली बात, गवर्नेंस कि आखिर गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस होती क्या है। तो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्या, गवर्नेन, AEIN, गवर्नेन। इसका मतलब होता है टू स्टीयर। अभी टू स्टीयर कहना क्या चाहता है? सबसे पहली बात तो इसका मतलब है कि मीन्स टू टेकिंग यू टू अ डेस्टिनेशन, मतलब एक ऐसा रास्ता, तरीका जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ताकि ये सिर्फ गवर्नेंस एक ऐसा एक्ट है, गवर्नेंस एज एन एक्ट, एक एक्ट है किस चीज़ के लिए, गिविंग योर डायरेक्शन, गिविंग यू मतलब पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया, गिविंग यू सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप पीपल ऑफ इंडिया, गिविंग यू आर डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ के लिए? ताकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है डेवलपमेंट, बेटर सर्विसेज, बेटर सोसाइटी बिल्ड करने के लिए। वही डेस्टिनेशन क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। वो प्रॉब्लम सोसाइटी की कैसे सॉल्व होगी? बेटर गवर्नेंस है। तो यही ये टॉपिक बात करता है बेसिकली कि गवर्नेंस बढ़िया दो लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करो और सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट करो। डायरेक्शन दी जाती है आपको, गिविंग यू आर डायरेक्शन, यू पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया भी ज़्यादातर ये बात करता है ब्यूरोक्रेट्स की, आप जो कल बनेंगे ना ब्यूरोक्रेट्स, उनकी, यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स की। तो गवर्नेंस, अब अगर सीधा सीधा बात करें, गवर्नेंस है क्या? जो कि समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। इतनी बातें तो हमने समझ ली कि ये ऐसी कोई चीज़ है जो गवर्नमेंट से रिलेट करती है, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज करेगी? एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड पावर डोमिनेंस। आपने देखा होगा ना, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी पावर को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहते हैं। उनको कोई कुछ हल्का सा भी बोल दे ना, उन्हें वो चीज़ दिल पे एकदम लग जाती है। उनकी ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है ब्यूरोक्रेट्स की। ये तनु मैम ने शायद कहा था
वो भी शायद एक्स ब्यूरोक्रेट रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम ब्यूरोक्रेट्स की ना ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है, कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देना तो वो चीज़ें बड़ी दिल पे लग जाती हैं। तो वही है कि वो एक्सरसाइज अथॉरिटी और पावर डोमिनेंस हमेशा शो करना चाहते हैं। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था ब्यूरोक्रेसी का, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। इसी चीज़ को चेंज करने के लिए बात हुई थी। मैक्स वेबर जिसे बताते हैं, मैक्स वेबर, कि पावर डोमिनेंस और एक अथॉरिटी का एक्सरसाइज है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, मैक्स वेबर ने ये कहा था। तो यही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, इसी चीज़ को चेंज करना है। जो पावर कॉन्सेंट्रेशन है वो गवर्नमेंट से हटा के लोगों के पास देनी है, क्योंकि लोग क्या है, लोग पैसिव हो चुके थे, उन्हीं लोगों को वापस एक्टिव बनाना है। पैसिव मतलब कि वो देखना नहीं चाहते थे कि सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं, जैसा चल रहा है चलता रहने दो। इसी चीज़ को चेंज करना था, इसी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चेंज करना था गवर्नेंस के, उसके लिए आया था गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात कि आपने देखा होगा सोसाइटी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसी हो गई थी। वेलफेयर स्टेट का इमर्ज हो गया था, ये तो मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया ही है। वेलफेयर स्टेट, कॉरपोरेट स्टेट, फिर वापस कैसे कॉरपोरेट वेलफेयर स्टेट बना, ये सब चीज़ें हुई है ड्यूरिंग 1970s 80s। आते आते ये वेलफेयर स्टेट की कमियां हमें दिखने लग गई। आपने सुना होगा इस टाइम राजीव गांधी की एक फेमस स्टेटमेंट है, मिस्टर गांधी की, कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 रुपया खर्च करती है, 1 रुपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो सिर्फ 15 पैसे बेनिफिशरी तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उस टाइम इतना करप्शन था, 85% बीच का मार्जिन उड़ा जाते थे। कौन उड़ा जाते थे? यही ब्यूरोक्रेट्स। यही प्रॉब्लम को देखते हुए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया था इन चीज़ों को, कि ये जो फेलियर चल रहा है ना वेलफेयर स्टेट का, यही वेलफेयर स्टेट का फेलियर था। क्या? कि जो ब्यूरोक्रेसी थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी। इसी चीज़ को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया। और इसके ऊपर जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो लोगों को सर्व करने के लिए बनाए गए थे, आप और मैं जैसे लोग हैं, इनको सर्व करने के लिए बनाए गए थे, उनको खुद को बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ गई। बेल आउट मतलब उनको खुद कर्जे में डूब गए, उनको खुद को गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ रहा था। इसी प्रॉब्लम को नियो लिबरल फिलोसफी ने हाईलाइट किया कि वेलफेयर स्टेट में ये प्रॉब्लम है। तो इसके बाद ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुई, जो मैंने आपको बताया कि कैसे एरा ग्लोबलाइज हुआ। जो ग्लोबलाइजेशन क्या कह रही थी, बिजनेस लाइक अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, बिजनेस लाइक अप्रोच फॉर गवर्नमेंट। यही ग्लोबलाइजेशन ने बात की, यही एनपीएम ने बात की, यही पब्लिक चॉइस अप्रोच ने बात की, बिजनेस लाइक अप्रोच, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। और इसी से यही जब बिजनेस लाइक अप्रोच जब गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करनी शुरू की, तो प्राइवेट और पब्लिक के बीच का जो डिफरेंस था ना वो ब्लर होने लग गया, कि मतलब ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये दोनों खुद ओवरलैप होने लग गए। पहले तो बिल्कुल डिस्टिंक्शन थे कि पब्लिक सेक्टर का काम है वेलफेयर करना और प्राइवेट सेक्टर का काम है बिजनेस को एनलार्ज करना, अपना प्रॉफिट मोटिव से काम करना। पर जब बिजनेस लाइक अप्रोच पब्लिक सेक्टर ने अपनी चॉइसेस में इनकॉर्पोरेट करनी शुरू की, अपने डेली एक्टिविटीज़ में इनकॉर्पोरेट करनी शुरू की, तो वही डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं ब्लर होने लग गया, वो खुद ओवरलैपिंग होने लग गए एक दूसरे पे। तो इसी टाइम जब ये डिस्टिंक्शन ब्लर हुआ, पहले तो जो गुड गवर्नेंस चल रही थी वेलफेयर स्टेट के लिए चल रही थी, अब जो ये चेंजिंग नेचर हो रहा था स्टेट का, इसको चेंज करने के लिए गवर्नेंस को भी खुद चेंज होना पड़ रहा था कि कैसे गवर्न करना है। तो इसी टाइम गुड गवर्नेंस का इमरजेंस होता है। ठीक है, समझ आ गई टाइमलाइन? मैंने समझाया था ना, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइमलाइन आपको समझ आती जाएगी कि कैसे पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कैसे दिक्कतें आनी शुरू हुई, उसके बाद नियो लिबरल फिलोसफी इमर्ज हुई, फिर कैसे ग्लोबलाइजेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक चॉइस अप्रोच, कैसे बिजनेस लाइक अप्रोच की बात करती हैं पब्लिक, ये सीधी एक टाइमलाइन आने लग गई। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी जो इतने टाइम से चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, जो पीछे कहीं गुपल चीज़ें दिमाग में घूमती जा रही थी, अब सीधी एक लाइन में आ गई हैं। ऐसे ही हर टॉपिक के साथ होता है, जैसे जैसे आप टॉपिक के साथ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। अभी भी ना ही हो तो मेरे को एक बार और बोलना, मैं शॉर्ट वीडियो टाइमलाइन पे एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है सिर्फ टाइमलाइन का। हाँ, तो ये बात हो रही थी। इसी टाइम जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपनी 3 रिपोर्ट्स
पब्लिश की। कौन कौन सी? पहली आती है 1989 में, जिसका नाम था फ्रॉम क्राइसिस टू डेवलपमेंट। ये बेसिकली सब सहारन कंट्रीज़ के लिए आई थी कि वहाँ पे क्या क्या गवर्नेंस में दिक्कतें हो रही थी। दूसरी आई 1992 में, इसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ बेसिकली हाईलाइट करती है, वर्ल्ड बैंक हाईलाइट करता है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। इसको हम लेटर पढ़ेंगे भी, आज ही कवर कर लेंगे। थर्ड है 1997 में, द स्टेट इन चेंजिंग वर्ल्ड। यही जो स्टेट चेंज हो रहा था, जो बिजनेस लाइक अप्रोच अब अडॉप्ट करनी स्टेट ने शुरू कर दी थी, पब्लिक प्राइवेट के बीच में डिस्टिंक्शन खत्म हो गया था, खुद ओवरलैपिंग फिनोमिना आ गए थे, वो ब्लर हो चुका था उनका डिस्टिंक्शन। इसी चेंजिंग स्टेट की बात करता है। और इसी टाइम जो वर्ल्ड बैंक है 1997 में पहली बार गुड गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, इस 1990s के टाइम पे ही पहली बार फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ था। और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम थी ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इनको हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, ये बैकग्राउंड है इसका, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? यही सब चीज़ें थी, बाकी एक सीधी आप देख लेते हैं। अब गवर्नेंस कहता क्या है? गवर्नेंस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो गवर्नेंस है क्या, अगर आपको सीधी लाइन में लिखना हो, इट्स अबाउट अ कलेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो गवर्नेंस हो गया, ये कलेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। आपको जो प्रॉब्लम्स आपके सामने है, गवर्नमेंट के सामने है, वो गवर्नमेंट को खुद अथॉरिटेटिव और पावर डोमिनेंस से नहीं शो करनी है, बल्कि कलेक्टिव वे, सबको साथ में ला के कलेक्टिव वे से सॉल्व करनी है। और वहीं गुड गवर्नेंस इस कलेक्टिव वे को कैसे यूटिलाइज करना है, इस कलेक्टिव वे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो बताता है। इन्हीं कलेक्टिव वे के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बताता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये गुड गवर्नेंस बात करता है। ठीक है, ये हुई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें पहले, या कंटेक्स्ट देख लें? अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे इसके, बाद में इम्पैक्ट पे चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइम जो है ना, कि जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट था, नहीं, गवर्नेंस का जो कंसेप्ट था, उसने गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को जन्म दिया था। पहले यहीं पे इस टाइम पे गवर्नेंस चल रही थी, ये सब गवर्नेंस के एरा में था। पर जब स्टेट, मैंने अभी बताया कि जो चेंजिंग नेचर था, स्टेट जैसे जैसे चेंज हो रहा था, उसको टैकल करने के लिए गुड गवर्नेंस की बातें आने लग गई। तो इसी टाइम जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देता है कि इस गुड गवर्नेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसके लिए आप एक एक्रोनिम याद कर लीजिए, पियर आर्ट। ठीक है, पियर रैट भी बोल सकते हो, पियर आर्ट भी बोल सकते हो, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया था। इसमें क्या क्या है? पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो भी आप उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये बात की थी ना वुड्रो विल्सन ने, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि जो पॉलिसी बनाए वो एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। अगर आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये नहीं पता, तो आप वुड्रो विल्सन की वीडियो देख लीजिएगा, विल्सोनियन विजन जो मैंने बताई है। चौथा रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब आपने इतना पढ़ लिया है, इन सब टर्म से आप कहीं ना, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप पहली वीडियो से, तो आपको किसी टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी कि टर्म क्या मतलब क्या है। इन टर्म्स का पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, इक्विटी इक्वालिटी होनी चाहिए, जो भी आप वीडियो बनाए, जैसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। पार्टिसिपेशन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आपको पता हो, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़, ये सिर्फ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करने के लिए आए थे। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र,
रूल ऑफ लॉ वो तो है ही गवर्नमेंट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब तो पता ही होगा। इसी को जो मोदी गवर्नमेंट है ना, मोदी है, वो बात करते हैं आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इसी को वो कहते हैं आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, कि ये आर्ट है गुड गवर्नेंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे। अब बाकी कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि किस कंटेक्स्ट में इमरजेंस हुआ था गुड गवर्नेंस का। पहला मैंने बताया न्यू लिबरल फिलोसफी। न्यू लिबरल फिलोसफी ने जन्म दिया एलपीजी, पीसीए और एनपीएम को। इसी से लेटर फेज में जो अब प्राइवेटाइजेशन आ रही है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन ब्लर हो रहा है, तो इसी के लिए गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर है उनमें अब आपको पता है डिस्टिंक्शन ब्लर हो गया। जो मैंने ऊपर बात बताई थी, दिखाऊं यही वाली, ये बात बताई थी। अब न्यू लिबरल फिलोसफी ने इन सबको जन्म दिया है, इसी के कारण जो डिस्टिंक्शन है वो ब्लर हुआ है, और जो ब्लर हुआ है तो उसको टैकल भी करना है। उसको टैकल कौन करेगा? गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट हो गया। और इन्हीं सब डेवलपमेंट ने ये बता दिया था कि जो गवर्नमेंट है ना, वो एफिशिएंट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस अभी तक चल रही है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस, उसी को चेंज करना है और क्या लाना है? परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। पढ़ा था ना एनपीएम टॉपिक में, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, याद है? हाँ, उसी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी को लेके आना है। वो कौन करेगा? वो गुड गवर्नेंस करेगा। ठीक है। और इसी टाइम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पता है कौन कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इनने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी शुरू कर दी थी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी 3 रिपोर्ट पब्लिश की ना, ये वाली तीनों, याद है? हाँ, लिख लेना। ये जब तीनों रिपोर्ट पब्लिश की, इन्होंने हाईलाइट कर दिया जो पुअर गवर्नेंस फिनोमिना हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इनएफिशिएंसी है, लैक ऑफ एक्टिव रोल है सिविल सोसाइटी का, सेंट्रलाइजेशन, हायरार्की, ये सब इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इन्हीं सबको टैकल करने के लिए कुछ तो रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। इसी पुअर गवर्नेंस को जो प्रॉब्लम है, उसी को टैकल करने के लिए कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। वो चेंजेस गुड गवर्नेंस थे। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम रिसोर्सिस की नहीं थी। रिसोर्सिस की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, इस रिसोर्स को गवर्न कैसे करना है, मेजर प्रॉब्लम वो थी सरकार के पास। रिसोर्सेज तो है सरकार के पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन रिसोर्सेज को गवर्न कैसे करना है, वही प्रॉब्लम है। आपको महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट याद है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। वो यही कहना चाहते थे कि सबकी नीड के लिए कुछ ना कुछ है, कि लोग अपना गुजारा कर लेंगे, पर किसी की ग्रीड के लिए वर्ल्ड में सफिशिएंसी नहीं है। अब रिसोर्सिस होना ना होना वो बात की बात है, पर उनको गवर्न कैसे करना है, मेजर प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। और इसी को एड के नाम पे, एड कंडीशनैलिटीज़ के नाम पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने थोपा गुड गवर्नेंस को, कि आप अपनी गवर्नेंस क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस लेके आइए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसे हमने कहा, उसमें गुड गवर्नेंस भी एक क्राइटेरिया था। और यही प्रॉब्लम उस टाइम आ रही थी। मैंने बताया कि जो एड ऊपर से आ रही थी ना, चाहे वो एड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे वो एड सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, वो उसके ट्रू बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पा रही थी। वही जो भी ऊपर बात हुई, राजीव गांधी की जो स्टेटमेंट है कि अगर 15 पैसे, 1 रुपया सरकार खर्च कर रही है तो सिर्फ 15 पैसे बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है। जो उसका रियल नीड है ना, जो जिसके लिए जो टारगेटेड उसकी ऑडियंस है, जो टारगेटेड पीपल है, उनके पास सिर्फ 15 पैसा पहुंच रहा है। अगर 1 रुपया खर्च कर रही है सरकार तो 85%, 85 पैसा तो छोटी अमाउंट लग रही हो, 85% सिर्फ करप्शन उड़ा ले जा रही है उस पैसे को। तो वही बात इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे थे कि जो भी एड हम दे रहे हैं, या भी जो भी एड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो, या स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, वो ट्रू बेनिफिशियरी तक पहुंच ही नहीं पा रही। बीच में तो लोग उसको करप्शन में उड़ा जा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हाईलाइट किया। और इसी टाइम उसने 2 वो निकाले इंडेक्सेस, क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। और इनमें जो क्वालिटी लाइफ थी ना, उसको हाईलाइट किया। और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या गुड गवर्नेंस, इन सबको एक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या गुड गवर्नेंस, इन दोनों को एक मेजर क्राइटेरिया के तौर पे रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये था इसका बैकग्राउंड। यही सब हो रहा था इस टाइम पे। 3 रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट की,
उसमें हमें पता लग रहा था कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और क्या क्या दिक्कतें हैं वो सब दुनिया के सामने आ गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो चल रही थी। अब देख लेते हैं कि जो इसी टाइम क्या होता था, जो 1950s और 1980s इसके जो बीच का टाइम है, जो मैंने ऊपर बात की कि जो गवर्नेंस है वो सिर्फ एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी की बात करती है। कि अब देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन विद टाइम चेंज कैसे हुई। बेसिकली पहले तो डेफिनेशन विद टाइम चेंज कैसे हुई। शुरू में गवर्नेंस क्या था, सिर्फ एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे करनी है लिटरल सेंस में। कि ग्रीक वर्ड जो गुबरनियन मैंने बताया कि मीन्स ऑफ टेकिंग डेस्टिनेशन, कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ये सिर्फ गवर्नेंस का काम है। कि गवर्नेंस एक डायरेक्शन दे देगी लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। पर विद टाइम ये डेफिनेशन चेंज हुई, ये एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी से डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज हुई। यही यूएन इसको बताता है कि ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिसीजन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिसीजन, मतलब इन जनरल वे वो कलेक्टिव वे की बात कर रहा था। कलेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। कलेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है। स्टेक होल्डर आप हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, एमपीज हो सकते हैं, एमएलएज हो सकते हैं, नॉर्मल जनता हो सकती है। स्टेक होल्डर सभी स्टेक होल्डर है। वो स्टेक होल्डर जब सब साथ में आके पार्टिसिपेट करेंगे और कलेक्टिवली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यही बात यूएन कह रहा था कि सबको साथ आना है, सबका साथ सबका विकास, जिसको मोदी गवर्नमेंट बोलती है। तो यही बात उस टाइम हो रही थी। और इसी टाइम ना कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस में ना कुछ रैशनल्स ऐड कर दिए गए थे। क्या रैशनल्स थे? कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग रैशनल्स। रैशनल्स क्या कहता है? पहला कि गवर्नमेंट अलोन कांट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। दूसरा कि गवर्नमेंट शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिव वे। तीसरा एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम collectively is more efficient than solving it alone। चौथा, समझ आ रहा है ना? ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट अकेली खुद कोई काम नहीं कर सकती। अगर कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जब तक नॉर्मल जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब मोदी जी कितना ही चिल्ला रहे स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, लोगों की वही आदत है कि गली के मोड़ पर कूड़ा फेंकना ही है। तो मोदी जी क्या ही कर लेंगे अकेले? गवर्नमेंट खुद तो अकेली कुछ नहीं कर सकती ना। जब तक उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं आएगा तब तक सोल्व नहीं होंगी प्रॉब्लम। दूसरा, गवर्नमेंट शुड सोल्व प्रॉब्लम इन अ कलेक्टिव वे। वही कलेक्टिव वे में कि हमें खुद मिलना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ अगर हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तीसरा कि जो एबिलिटी है सोल्व प्रॉब्लम कलेक्टिव वे में, कलेक्टिव वे में सब लोग साथ आके वही स्वच्छ भारत अभियान अगर सब साथ मिल के करेंगे ना, तो ही वो मोर एफिशिएंटली हो पाएगा। गवर्नमेंट कितना ही पुलिस के डंडे का जोर लगा ले कि इसको जेल में डाल देंगे, यहाँ जो कूड़ा फेंकेगा उस पर फाइन लगा देंगे, फिर भी लोग छुप के कभी रात में, कभी गाड़ी में धर के, कभी रोड पे चलते हुए वो कूड़ा फेंक के ही जाएंगे। लोगों की आदत ही है। जब तक वो कलेक्टिव वे में सब एक साथ नहीं आएंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। हाँ, और चौथा कि पीपल आर नॉट पैसिव बीइंग, rather should play active role। कि जो पीपल है ना, नॉट टू बी पैसिव बीइंग, कि लोगों को पैसिव बीइंग नहीं रहना है। हम जनता को उस स्वच्छ भारत अभियान में हमें पैसिव नहीं रहना है, हमें एक्टिवली अपना बढ़ चढ़ के अपना रोल प्ले करना है उसके अंदर। कि ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि करेंगे तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का,
मोदी जी ने बोला करने का तो करने का, सफाई करने का तो करने का। ठीक है ना, ये बात हो रही थी उस टाइम पे। इसी टाइम एमपी फोलेट की एक स्टेटमेंट थी। एमपी फोलेट थिंकर है हमारी, सिर्फ एक ही लेडी थिंकर है, मैरी पार्कर फोलेट। कितनी दुख की बात है इतने बड़े सब्जेक्ट में। चलिए खैर कोई नहीं। देयर शुड बी पावर विद रादर देन पावर ओवर। तो वही उसी सेम चीज की बात ये अपनी स्टेटमेंट में करती है। यहाँ पावर ओवर का मतलब क्या है, अथॉरिटेटिव, कि अथॉरिटेटिव नहीं होना है सरकार को, टॉप डाउन कंट्रोल नहीं रखना है, टॉप डाउन कंट्रोल इसको एंड करना है। और दूसरा ये पावर विद क्या है, वही कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना है, शेयर्ड इन्फ्लुएंस और कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। यही सब पावर विद में होता है, पावर ओवर। बाकी जब एमपी फोलेट एज अ थिंकर डिस्कस करेंगे तो इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और इसी टाइम पता है क्या इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि जब अंग्रेज बोलते हैं ना तो हम कोई काम सुनते हैं। अब यूएन ने गुड गवर्नेंस के इतने बड़े बड़े क्राइटेरिया बता दिए, ये सब कर दिया, ये सब कर दिया, तो हमने आफ्टर 1990 से सबको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। आपको पता है BR मेहता कमेटी थी, कब आई थी, 1957। उसके पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था 1952। इन दोनों स्कीम्स ने भी यही बात की थी। क्या बात की थी, कि अपनी जो पुरानी स्कीम्स है ना उनको रिव्यू करो, वो फेलियर है। ब्यूरोक्रेटिक जो सेंट्रलाइजेशन है ना, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, इसको ख़त्म करना चाहिए। और क्या लाना चाहिए, इसको ख़त्म करना है। और क्या लाना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने ये बात 1957 में बता दी थी BR मेहता ने। उसके बाद अशोक मेहता भी और भी सब कमेटी आई, उन सब ने ये बात बताई, पर किसी की नहीं मानी। और गवर्नमेंट कब, 1992 जब UN ये बात करता है ना तो लेके आती है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये कब से अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के मर गए कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ले आओ, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन को खत्म कर दो, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए चीज़ें। पर नहीं, हमने नहीं करना। हमें तो जब कोई अंग्रेज बोलेगा ना सूट बूट में आके कि अच्छा ऐसा करना है, तब ऐसा करेंगे, पहले नहीं करते हैं। इतनी अच्छी चीज़। और जब से ही अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती तो शायद पंचायती राज काफ़ी अच्छा हो जाता, चीज़ें बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, वही ठीक है। तो इसका असर भी देखने को मिलता है हमें। मनरेगा में आपको पता है ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा। इसको जो कैग ऑफिसर्स होते हैं ना, कैग वाले, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसको, वहीं के ग्राम सभा के उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और वही लोग लेटर उसी मनरेगा की सोशल ऑडिट करते हैं। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, इसमें ग्राम सभा पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए, और ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, वो भी सोशल ऑडिट करने आ गए। तो सबका एक इंक्लूसिव रोल हो गया ना, सारे आपस में आके, चाहे सिविल सोसाइटीज़ हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो लोगों के चुने हुए पंच सरपंच हों, चाहे वो खुद ग्राम सभा के खुद लोग हों, तो सभी आपस में मिल के किसी चीज़ को काम कर रहे हैं। तो यही गुड गवर्नेंस है, कि सबको कलेक्टिव वे में आके काम करना है। तो इसके बाद इसी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसको ट्रिपल ई बोलते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इस स्कीम की बढ़ गई। तो ये सब बातें हुई थी इस टाइम पे। अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहले जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो सब पे कमांड करके बैठी थी। कल का एक ग्राफ था, अगर याद हो, कि ये मार्केट है, ये सिविल सोसाइटी और ये स्टेट है। सिविल सोसाइटी मतलब NGO वगैरह। वो अब नेचर चेंज होने लग गया कि तीनों में बराबर बात हो बटेगा, मार्केट, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट या स्टेट। तो अब तीनों की पावर इक्वली डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, वही गुड गवर्नेंस अब वैल्यू लेडन अप्रोच हो गई है, कि वो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स पे चलेगी। ठीक है, ये सब था गुड गवर्नेंस के अंदर। ये तो इसका पूरा कंटेक्स्ट हो गया कि क्या क्या चीज़ें गई, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, कैसे कैसे चीज़ें आई। अब देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या रहा। पहला, ये जो गुड गवर्नेंस है ना, वो पार्ट एंड पार्सल बन गया
पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ डेमोक्रेसी की बात होगी वहाँ गुड गवर्नेंस होगा ही होगा। इसको कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ने भी अपने स्कीम्स में लेके आया, जैसे यूएन हो गया या G7 हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, G20 हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। ये सब अपने पार्ट एंड पार्सल में इसको इंक्लूड करते हैं कि गुड गवर्नेंस मतलब डेमोक्रेसी। विदाउट गुड गवर्नेंस डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अब दूसरा कि गुड गवर्नेंस जो है ना उसका लिंक बनने लग गया। जैसे भी जो भी हम इंडेक्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs या गुड गवर्नेंस इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो सब इंडेक्स आ रहे थे ना, इसमें गुड गवर्नेंस को एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि इसके भी पॉइंट्स हैं। अगर गुड गवर्नेंस किसी देश में नहीं है तो उसकी ऑब्वियसली रैंकिंग नीचे आ जाएगी। अब ये गुड गवर्नेंस जो है ना, ये एक रीज़न बना किसके लिए कि RTIs आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, सिटीजन चार्टर आया, सोशल ऑडिट का प्रोग्राम लाने लग गए हम। ये सब रीज़न है कि क्यों, क्योंकि गुड गवर्नेंस हुआ। गुड गवर्नेंस हुआ तो कंट्री ने गुड गवर्नेंस को अडॉप्ट करा और गुड गवर्नेंस के ये मेजर्स बने कि अच्छा गुड गवर्नेंस है, RTI भी होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर भी होना चाहिए, सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। इनिशिएटिव, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लोगों ने लेने शुरू कर दिए। चौथा, इंडिया में 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है ना। और इसी इनिशिएटिव, इसके कुछ इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और मैक्सिको में भी दिखाई देते हैं। हर देश में इसके डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स, कुछ फ़ायदे हर देश में दिखाई दिए। अब देख लेते हैं कि लिंक क्या है। लिंक बिटवीन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब डेवलपमेंट किसी देश की कब होती है? अगर देश के पास रिसोर्सेज हैं तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। रिसोर्सेज है तो डेवलपमेंट होगी। ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यही ट्विस्ट है कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कैसे नहीं है? अगर रिसोर्सेज हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। नहीं, एग्जाम्पल ले लो आप इसमें झारखंड का। झारखंड के पास कोयले की खदान है, खाने हैं वहाँ पे, पैसा है, अच्छे रिसोर्सेज है, इस हिसाब से तो झारखंड को मोस्ट डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए था इंडिया का। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? डेवलपमेंट क्यों नहीं है वहाँ पे झारखंड में? रीज़न है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। जब तक बेटर गवर्नेंस नहीं होगी, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे रिसोर्सेज हों, आपको डेवलपमेंट नहीं मिल सकती। झारखंड में कोयला था, आपने मूवी देखी है गैंग ऑफ वासेपुर? धनबाद जब झारखंड में गया तो कैसे वहाँ पे गुंडा राज था, माफिया राज था, माफिया राज। ब्यूरोक्रेसी कुछ काम नहीं कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस की धज्जियाँ उड़ गई थी, पुअर गवर्नेंस थी। वही कारण था कि माफिया राज वहाँ पे आया, और माफिया राज आया तो गवर्नेंस वहाँ पे बेटर हो नहीं पाई। बेटर नहीं हो पाई तो कभी झारखंड ने डेवलपमेंट देखी नहीं, डिस्पाइट कि उसको वो रिच इन रिसोर्सेज स्टेट था, इतने अच्छे रिसोर्सेज उसके पास थे, फिर भी वो डेवलपमेंट नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस खराब थी। अब अगर किसी देश की गवर्नेंस अच्छी है तो क्या डेवलपमेंट हो जाएगी? नहीं, ये भी कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अगर देश के पास नहीं है, यही रिसोर्सेज नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हाँ, गवर्नेंस और रिसोर्सेज अगर दोनों किसी देश के पास हैं तो ही डेवलपमेंट हो सकती है। अब रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे नहीं होगी? सोचो यार, मैं गवर्नेंस अच्छी है, मैं राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, मैं कल तुमको सबको कह रहा हूँ कि यार कल ना तुम सबको 10-10 रोटी दूंगा मैं खाने के लिए। तो बोले भैया 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 बढ़िया बात है राजा जी बढ़िया। पर मेरे पास आटा एक रोटी का भी नहीं है, आटा मेरे पास एक रोटी का भी नहीं है, मैं तुम पे वादा कर दे रहा हूँ मैं तुम्हें 10-10 रोटियाँ दूंगा। तो कहाँ से दे दूंगा यार? कहाँ से मैं डेवलपमेंट दे दूंगा जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास मटेरियल ही नहीं है। तो यही होता है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तब भी डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर गवर्नेंस नहीं है तब भी डेवलपमेंट नहीं होगी। दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, रिसोर्सेज प्लस गवर्नेंस इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही लिंक है रिसोर्स, गवर्नेंस और डेवलपमेंट के बीच में। अब देख लेते हैं गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में क्या लिंक है। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इसके अंदर वही लिंक है कि अगर गवर्नेंस बढ़िया है ना, विदाउट गवर्नेंस, अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो
ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ऊपरी ऊपरी तौर से है। अब वही चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना में क्या है, गवर्नेंस के नाम पे अथॉरिटेटिव रिजीम है। वही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पे, लोगों से तो पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, गवर्नमेंट खुद थोप देती है। तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है? ऑब्वियसली नहीं है। तो इसी के लिए ना 4 कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, 4 कंडीशंस। 4 कंडीशन कौन कौन सी? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। पहली, अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन किसके लिए? कब हम कहेंगे कि गुड गवर्नेंस है, यही गवर्नेंस कब गुड गवर्नेंस बनी है। पहला, सिस्टम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, देश में लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ एक गाइड के तौर पे काम करेगा डेमोक्रेसी के लिए। तीसरा, पॉलिसी मेकिंग एनलाइटेंड होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके बारे में पॉलिसी बन रही है तो उस पॉलिसी में क्या है, क्या खराबियां हैं, क्या कमियां हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपने आप से छुप छुप के पॉलिसी बना दे रही है और सीधा इम्प्लीमेंट कर दे रही है लोगों पे। नहीं, लोगों का खुद का रोल होना चाहिए। और तीसरा, एक्टिव रोल होना चाहिए। किसका? सिविल सोसाइटीज़ का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओज बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो मतलब उस स्टेट में वीक डेमोक्रेसी है या वो अथॉरिटेटिव स्टेट है, ठीक है। तो वही है कि गवर्नेंस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू डेमोक्रेसी, और कंपलसरी भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। दोनों चीज़ें ही हैं कि अगर गवर्नेंस नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, और गवर्नेंस नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं है। तो सारी चीज़ें एक साथ में चलती हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू।